नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं प्रशांत किशोर के एक्शन प्लान पर जो सामने आया है, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को सुनाया है। और साथ ही प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस में शुरू हो गई गंभीर किस्म की अंतर्कलह पर भी बात करते हैं। एक तरफ भाजपा ने गुजरात चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर अपना पूरा फोकस कर दिया है, वहीं नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकने के लिए 3 बड़ी कोशिशें देश में शुरू हो गई है। एक, प्रशांत किशोर, जिस पर बात करेंगे। प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ मिलकर इस कोशिश को कर रहे हैं, जिसकी चर्चा आजकल सबसे ज्यादा हो रही है। अब प्रशांत किशोर का पूरा प्लान भी सामने आ गया है, जिसके जरिए वो नरेंद्र मोदी और भाजपा के विजय रथ को थामने के सपने बुन रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसी पर आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दूसरी 2 कोशिशों की भी बात कर लेते हैं। इनमें एक कोशिश महाराष्ट्र में शुरू हुई है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बताया है कि मुंबई में गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और तीसरी कोशिश ममता बनर्जी की है। गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने के लिए उन्हीं ने सभी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है जहां पर भाजपा सत्ता में नहीं है। इसीलिए यह घेराबंदी का दौर है। भले ही 2024 अभी दूर है, लेकिन मोहरे बिछाए जाने शुरू हो गए। और गौर से देखें तो भाजपा अभी तो इस घेराबंदी की पकड़ से बहुत दूर दिख रही है। कैसे दूर दिख रही है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि आखिर पीके यानी प्रशांत किशोर के पिटारे में प्लान क्या है। इसे छोटे छोटे कुछ बिंदुओं के जरिए समझा जा सकता है। जैसे पहली बात, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, प्रशांत किशोर का कहना है कि 543 में से करीब लोकसभा की 543 में से करीब 370 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी की जो 173 सीटें हैं वो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों को सौंप देनी चाहिए। इन सीटों की पूरी एक सूची भी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दे दी है। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर का कहना है कि देश के राज्यों को 3 भागों में बांटा जाए। एक, जहां पर कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, जैसे गुजरात, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड। इन राज्यों में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और 2, जिन राज्यों में कांग्रेस की केवल मौजूदगी है, भले ही कांग्रेस इन राज्यों में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, वहां पर भी कांग्रेस को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन और अधिक ज्यादा तैयारी के साथ, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। इन राज्यों में भी कांग्रेस को अकेले ही चुनाव लड़ने पर वो जोर दे रहे हैं। और तीसरा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है नहीं और यहां पर क्षेत्रीय दलों की बहुत मजबूत पकड़ है। अब तीसरी बात की बात करें तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को समझाया है कि भाजपा के राष्ट्रवाद पर काउंटर हमला नहीं करना है, बल्कि इसके काउंटर में विचारधारा तैयार करनी है। यानी उनका कहना है कि भाजपा के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े नहीं करने हैं, इसके जवाब में काउंटर विचारधारा की जरूरत है इस देश में। और चौथी बात, भाजपा के हिंदुत्व पर भी सीधा हमला नहीं करना है, भाजपा के हिंदुत्व पर सवाल खड़े नहीं करने हैं, इसके काउंटर में भी एक ठोस विचार की जरूरत है देश में। प्रशांत किशोर का मानना है कि भाजपा के हिंदुत्व के साथ केवल 50% हिंदू है, बाकी बचे 50% हिंदुओं को जोड़ने की जरूरत है, जो आसानी से जुड़ जाएंगे अगर एक मौजूदा विचार तैयार किया जाए, ठोस विचार तैयार किया जाए। लेकिन भाजपा के हिंदुत्व पर सवाल उठाकर यह संभव नहीं है, जो कि अभी पूरा विपक्ष कर रहा है, यह प्रशांत किशोर का मानना है। प्रशांत किशोर ने इसके साथ ही कांग्रेस के स्ट्रक्चर में बदलाव, नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का तोड़ निकालने की बात भी की है और भी कई सारे सुझाव दिए हैं। लेकिन प्रमुख ये बातें हैं जो मैंने बताई है। इन बातों को जानने के बाद मेरा मानना है कि ये सारी बातें ठीक है। प्रशांत किशोर इन बातों की चर्चा पहले भी करते रहे, कई इंटरव्यू में और कई अन्य माध्यमों में करते रहे। ये कोई नई बातें नहीं है, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, वो इन पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। एक, इस समय देश का माहौल, और दूसरा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति। कांग्रेस में बहुत सारे गुट है जो एक दूसरे के खिलाफ है और इनमें G23 के नेता तो प्रशांत किशोर को बहुत पसंद भी नहीं कर रहे। चलो मान लेते हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से पीके निपट भी लेंगे, क्योंकि गांधी परिवार का हाथ उनके साथ होगा। लेकिन आप कुछ आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में केवल 10 करोड़ 69 लाख वोट मिले थे और सीटें 44 आई थी।
इस चुनाव में भाजपा को 17 करोड़ 16 लाख वोट मिले थे और सीटें 282 आई थी। 2014 में भाजपा का वोट प्रतिशत 31% रहा है। अब 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 11 करोड़ 94 लाख वोट मिले। वोट थोड़ा बढ़ गए और कांग्रेस की सीटें भी बढ़ गई, 52 हो गई। और इस चुनाव में भाजपा को वोट मिले 22 करोड़ 90 लाख और भाजपा की सीटें पहुंच गई 300 के पार। इस चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 37.36% रहा है। इस तरह से भाजपा का जो वोट शेयर है इस देश में करीब करीब 40% के आसपास पहुंचा हुआ है। ऐसे में प्रशांत किशोर कांग्रेस से कितना कमाल करवा सकते हैं, यह देखने वाली और समझने वाली बात होगी। खुद प्रशांत किशोर कई बार कहते रहे हैं कि जिस राजनीतिक पार्टी का वोट शेयर 40% के आसपास पहुंच जाए वो कम से कम 40 साल तो राज्य करती ही करती है। और एक बात और समझ लीजिए, अभी लोकसभा चुनाव को 2 साल है और पिछले 3 साल में कांग्रेस ने अपने चाल और चेहरे को बदलने के लिए ऐसा कोई कुछ खास नहीं किया है। आज राहुल गांधी पर सबसे बड़ा आरोप तो ये लगता है कि वो समय पर फैसला ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर यह तो समझ ही रहे होंगे कि पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस में बदलाव के लिए काम करने की जरूरत है। और फिर जैसे ही प्रशांत किशोर की एंट्री कांग्रेस में होने की चर्चा शुरू हुई है, G23 समूह एक्टिव हो गया है। कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, गुलाब नबी आजाद जैसे कांग्रेस के नेता कतई नहीं चाह रहे कि प्रशांत किशोर की जड़ कांग्रेस के आंगन में जमे। इसीलिए मैंने कल भी अंत में एक बात कही थी, आज एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। प्रशांत किशोर को भाजपा को हराने की शुरुआत करने से पहले कांग्रेस में ही एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत होती दिख रही है। देखते हैं इस बार प्रशांत किशोर हारते हैं या फिर प्रशांत किशोर जीतते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।